हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने 6 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, इसके बारे में हमें पढ़ना है। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि वाउचर्स के आधार पर हम ये पता तो लगा लेते हैं कि कोई वस्तु हमने कितने रुपए में ख़रीदी और कब ख़रीदी, परंतु ये पता नहीं लगा पाते हैं क्या वह वस्तु या वह एसेट्स हमारे पास फिजिकली फॉर्म में अवेलेबल है या नहीं है। तो इस चीज़ की जांच करने के लिए हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ का जो बैलेंस शीट है हमारी, उसका हमें चेक करना होता है क्या वो एसेट्स हमारे पास है या नहीं है, या है तो क्या उसको कितने रुपए में दिखा रखा है, उसको कितने वैल्यू पर दिखा रखा है, आपके लायबिलिटीज़ कितनी शो करा रखी है, आपके क्रेडिटर का पेमेंट कितना पेंडिंग है। तो ये सब हमें यहाँ पर इंस्पेक्शन करना है विद द हेल्प ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। तो बुक की लैंग्वेज में देखते हैं, सत्यापन से आशय अंकेक्षण की एक ऐसी विधि से है जिसमें अंकेक्षक वास्तविक निरीक्षण द्वारा अन्य विधि द्वारा स्थिति विवरण में दिखाई गई मदों, संपत्ति व दायित्वों की सत्यता को प्रमाणित करता है। ठीक है, इसके बाद इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में आपसे पूछा है कि द वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स इम्प्लाइज एन इंक्वायरी इनटू द वैल्यू, ऑनरशिप एंड टाइटल, एग्जिस्टेंस एंड पोसेशन एंड प्रेजेंस ऑफ एनी चेंज ऑफ द एसेट्स। कि जो भी एसेट्स है, लायबिलिटीज है, वो हमारी कितनी पोसेशन में हमारे अंडर। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ द डेफिनेशंस। चिट्ठा बनाने के दिन संपत्ति वास्तव में विद्यमान थी, जो बैलेंस शीट हमने बनाई। संपत्ति का अधिकार व स्वामित्व संस्था के पास था। संपत्ति व्यापार हेतु उचित रूप से अधिकृत होने पर प्राप्त की गई थी। संपत्ति पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं था। कई बार आपने जो एसेट्स हैं उनको गिरवी रख देते हो, तो वो भी नहीं था। संपत्तियों की भौतिक दशा में ध्यान रखते हुए उनका मूल्यांकन किया गया। चिट्ठे में दर्शाए गए मूल्य सही हैं और सभी दायित्वों को ठीक राशियों पर दिखाया गया है और कोई भी दायित्व बिना लिखे नहीं रह गया है। तो ये सारी जांच हमको करनी होती है विद द हेल्प ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। सर, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेरिफिकेशन। सबसे पहले है हमारा चेकिंग ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। देखो, सबसे पहले अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब है कि उसको चेक करना कि किसी प्रकार की कोई गलती तो नहीं रह गई है। इसके बाद है कि सत्यापन का उद्देश्य इस बात की जांच करना है कि समस्त संपत्ति दायित्वों से संबंधित लेखे गणितात्मक दृष्टिकोण से पूर्ण शुद्ध, उनमें कोई अशुद्ध तो नहीं रह गई है। इसके बाद है टू असर्टेन द एग्जिस्टेंस, कि जो हमारी एसेट्स है वो हमारी बैलेंस शीट में शो करा रखा है नहीं करा रखा, तो उसके एग्जिस्टेंस को भी हम चेक करेंगे। इसके बाद है ऑनरशिप एंड टाइटल। सत्यापन का उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि स्थिति विवरण में दिखाई गई संपत्ति वास्तव में संस्था की हैं और संस्था का इन सभी संपत्तियों पर अपना पूर्ण अधिकार है नहीं है। इसके बाद सर है आपका नॉलेज एंड फ्रॉड एंड इरेगुलरिटी। सत्यापन इसलिए भी आवश्यक है कि इस बात की जानकारी प्राप्त की जा सके संस्था की संपत्ति व दायित्वों के संबंध में किसी प्रकार का कोई अनियमितताएं या कोई कपट तो नहीं किया गया है। प्रॉपर वैल्यूएशन। सत्यापन यह भी जानने के लिए आवश्यक है कि संपत्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन पुस्तपालन लेखांकन के सिद्धांतों के अनुसार ठीक किया गया या नहीं किया गया। ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बैलेंस शीट जो बनाई जाती है जिस तरीके से, क्या वो ढंग से बनाई गई है नहीं बनाई गई है, इसकी भी जो वेरिफिकेशन है वो हमारे ऑडिटर के द्वारा किया जाता है। सर, इसके बाद पॉइंट आता है आपका रियल पोजीशन ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। जो सत्यापन के द्वारा यह भी जानना होता है कि हमारी जो एसेट्स है वो किसी प्रकार कहीं पर गिरवी तो नहीं रखी है, उसके ऊपर किसी प्रकार का चार्ज या मॉर्गेज से मुक्त है नहीं है। तो इसी प्रकार कोई ऐसा कोई तथ्य है जो बैलेंस शीट में दिखाने से छुपाया तो नहीं गया है।
तो ये रियल पोजीशन को जानने के लिए हम एसेट्स का वेरिफिकेशन करते हैं, बैलेंस शीट का वेरिफिकेशन करते हैं। सर नेक्स्ट पॉइंट है एडवांटेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिफिकेशन। साधारणतः ये माना जाता है कि अंकेक्षण प्रमाणक अंकेक्ष की आधारशिला है। जो वाउचर है हमारे, वो उनका बेस का काम करते हैं। इससे सिर्फ इतना तो पता चलता है कि कोई संपत्ति क्रय की गई थी, जबकि सत्यापन के अंतर्गत संपत्तियों के अस्तित्व तथा उसके संस्था के स्वामित्व के बारे में पता चलता है। अभी जैसे बताया कि वाउचर है जो, उसे ये तो पता लगता है कि एक वाउचर हमने लिख के लगा रखा है कि हमने 1-2 लाख रुपए की मशीन खरीदी, ठीक है, खरीद लिया आपने, इससे पता लगेगा मशीन खरीदी है। क्या बैलेंस शीट में क्या उसको शो करा रखा आपने, शो करा रखा है तो उसको किस वैल्यू पर शो करा रखा है। तो ये हम जितनी भी हमारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं, चाहे हमारी गुडविल है, चाहे इसके अलावा पेटेंट है, कॉपीराइट्स हैं, इन सब को हमें चेक करना होता है। फिजिकली इनको चेक तो नहीं कर सकते, बट हम एक फिगर में चेक कर सकते हैं कि इनको किस वैल्यू पर शो करा रखा है विद द हेल्प ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स। कुछ अन्य लाभ भी होते हैं। संपत्ति दायित्वों की सत्यता एवं औचित्य की जांच हो जाती है। छल कपट के बारे में पता लग जाता है। वर्क इन प्रोग्रेस का कोई स्टॉक है उसके बारे में पता चल जाता है। तो ये कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट्स हमको 4-5 इम्पोर्टेंस बता रखे हैं। डिफरेंस बिटवीन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। सत्यापन का अर्थ एवं उद्देश्य समझने के बाद इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि प्रमाणक सत्यता में क्या अंतर है, यानी कि वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। देखिए, जो आपके वाउचिंग होते हैं वो एक आधार होते हैं जनरल एंट्री करने का, यानी कि सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे जो वाउचिंग है आपके। और वेरिफिकेशन है, ये संपत्ति और दायित्व को जांच से है इसका संबंध, और इसका लक्ष्य संपत्ति की विद्यमानता यानी कि उसके एग्जिस्टेंस और उसकी ओनरशिप और वैल्यूएशन ऑफ द उसकी करेक्टनेस को प्रमाणित करना है। ये हमारे इसके डिफरेंस दे रखे हैं वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन के। बहुत आसान है, मैं इनको भेज दूंगा PDF बना के। अब सर इसके बाद हमें करना है जो पॉइंट हमारे ड्यूटीज़ ऑफ एन ऑडिटर इन रिलेशन टू वेरिफिकेशन, कि हमारी ड्यूटीज़ क्या बनती हैं जब हम कोई भी काम करते हैं, तो उससे संबंधित रूल पता होने चाहिए। अगर मान के चलो ऑडिटर ने कोई ऐसा आइटम छोड़ दिया जिसके अंदर फ्रॉड छुपा हुआ था, और उस चीज़ का ऑडिट ना करके उसको ऐसे ही निकाल दिया, जिससे हमारी कंपनी को काफ़ी लॉस हो गया, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा पर्सन। तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, वो देखिए। अंकेक्षक को व्यापार की आर्थिक स्थिति का औचित्य एवं सत्यता को प्रमाणित करना होता है। जो एक ऑडिटर होता है उसकी इकोनॉमिकल जो कंडीशंस है उसके बारे में उसको वेरिफिकेशन करना होता है। अंकेक्षक को चिट्ठे में दिखाई गई संपत्ति दायित्व का सत्यापन करना चाहिए। अंकेक्षक जब तक यह विश्वास नहीं कर लेता है कि चिट्ठे में दिखाई गई संपत्ति तथा दायित्व व्यापार में विद्यमान है तथा सभी प्रकार के प्रभाव या ग्रहणाधिकार से मुक्त है, यदि बंधक है तो उनका विवरण दिया गया है, तब उसे रिपोर्ट देनी नहीं चाहिए, तब तक उसे रिपोर्ट देनी नहीं चाहिए जब तक उसका पूरा तरीके से वो चेक नहीं कर लेता है। ठीक है। अगर इस प्रकार रिपोर्ट देने के बाद अगर किसी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है तो उसके लिए हम ऑडिटर को दोषी ठहराएंगे। रूल्स बताते हैं हम कि यथा संभव सत्यापन का समस्त कार्य अंकेक्षक द्वारा स्वयं किया जाना चाहिए। उसे नियोक्ता के कर्मचारियों की सहायता नहीं लेनी चाहिए। यदि संभव न हो तो अपने ही स्टाफ में जो सीनियर मोस्ट पर्सन है उससे इस चीज़ का वेरिफिकेशन कराना चाहिए। संपत्तियों पर नियोक्ता के स्वामित्व की सत्यता ज्ञात करने हेतु टाइटल संबंधी प्रपत्रों की जांच करनी चाहिए। उसे यह भी पता चल सके कि संपत्ति वास्तव में स्वामी की है या नहीं है, यानी कि हमें ये भी देखना चाहिए कि ये एसेट्स हमारी है नहीं है, ऐसे इनको दिखा रखा है। और इजीली एक्सचेंजेबल एंड जैसे स्टॉक, चेक, प्रतिभूतियों आदि का सत्यापन बड़ी सावधानी से बैठकर किया जाना चाहिए। संपत्तियों से आय प्राप्ति की पूर्ण जांच करनी चाहिए, देखना चाहिए कि सिर्फ विद्वान संपत्तियों का ही किए गए हैं नहीं है।
अंकेक्षक को नियोक्ता से एक प्रमाण पत्र लेना चाहिए जिससे संपत्तियों के प्रभाव मुक्त प्रभाव युक्त होने का स्पष्ट विवरण दिया गया हो। यदि कोई संपत्ति बंधक में रखी गई है यानी कि उसको गिरवी रखा हुआ है तो रखने वालों के प्रमाण पत्र होने चाहिए और संबंधित पत्रों का निरीक्षण करना चाहिए कि उसको कितने टाइम के लिए आपने गिरवी रखा है। यदि कोई संपत्ति सुरक्षा की दृष्टि से किसी व्यक्ति के पास रखी है तो उसका संबंधित प्रमाण पत्र लेना चाहिए। डेटर्स है या कंफर्मेशन लेनी चाहिए। डेटर्स के अबाउट जितने BR वगैरह हैं उनकी कंफर्मेशन लेने से संपत्ति के मूल्यांकन का उचित ज्ञात किया जा सके। इसके बाद है सर हमारा कि लेनदारों के खाते के शेष सत्यापन लेनदारों से प्राप्त विवरण पत्रों के आधार पर होने चाहिए। संपत्तियों में जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लगाते, प्रोविजन फॉर डेप्ट लगाते हैं, उनका सही तरीके से प्रोविजन बनाया या नहीं बनाया, उनकी कानूनी इनकी भी अच्छे से जांच की जानी चाहिए। तो कितना आपने प्रोविजन बनाया है। सर इसके बाद आता है ऑडिटर की ड्यूटी क्या बनती है इन रिलेशन टू एसेट्स इन रिलेशन टू लायबिलिटीज़, कि इन दोनों के कंटेस्ट में क्या ड्यूटीज़ बनती हैं। इन द कंटेस्ट ऑफ द एसेट्स, संपत्ति वास्तव में स्थिति विवरण पर तिथि पर विद्यमान होनी चाहिए कि जिस डेट की आप वेरिफिकेशन कर रहे हो उस डेट पर वो एसेट्स आपके बैलेंस शीट में अवेलेबल होनी चाहिए। सेकंड है संपत्तियाँ केवल संस्था के लिए प्राप्त की गई हैं तथा सभी संपत्तियों पर उल्लेख स्थिति विवरण में स्पष्ट रूप से किया गया है, किसी प्रकार का छुपाया नहीं गया है। हाँ, ऑडिटर को ये देखना चाहिए कि जो भी एसेट्स परचेज करी है वो एसेट्स हमने अपने बिजनेस के लिए परचेज करी है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी ऐसा कोई तथ्य नहीं छुपाया जो भी हमारे फ्रॉड को दिखाता हो। संपत्तियों का मूल्यांकन उचित है, ये भी देखना चाहिए कि जो एसेट्स का वैल्यूएशन करते हैं हम वो प्रॉपर होना चाहिए। संपत्तियों का स्वामित्व तथा अधिकार संस्था के नाम पर होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हमने कोई एसेट्स परचेज करी और उसे अपने नाम पर ले रखा, नहीं, उसे फर्म के नेम पर होना चाहिए ऑलवेज। संपत्ति किसी प्रकार के प्रभाव से मुक्त है, परंतु यदि उन पर प्रभाव है तो इस बात का उल्लेख स्पष्ट रूप से स्थिति विवरण में किया जाना चाहिए। यदि आपकी कोई एसेट से आपने गिरवी नहीं रखा है तो अच्छी बात है, अगर गिरवी रखा है तो उसका भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। कोई भी कंटिजेंट लायबिलिटीज़ वगैरह है उसको बैलेंस शीट के नीचे शो कराना चाहिए। कोई रिन्यूअल कराया आपने किसी एसेट्स का तो उसको ऐसा नहीं है कि वो उसको आपने उसको कहाँ दिखा रखा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा रखा है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा रखा है, तो उसको भी प्रॉपर तरीके से चेक करना चाहिए। कोई भी जो एरर ऑफ प्रिंसिपल है उसको तो एटलीस्ट हमें चेक करना ही होता है कि कोई एसेट्स ऐसी ना हो कि जो एक्सपेंडिचर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है आपने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान रखा है, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान रखा आपने। इसके बाद सर आपका है कि जो डेप्रिसिएशन है वो राशि है जो आपकी पर्याप्त व उचित होनी चाहिए। डेप्रिसिएशन ना तो कम लगाना चाहिए ना ज़्यादा लगाना चाहिए, जितना बनता है हमारा डेप्रिसिएशन उतना ही हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए। यदि संपत्ति के किसी भाग को बेचा गया हो तो अंकेक्षण को उससे संबंधित जो भी सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट बनाए होंगे, एग्रीमेंट बनाए होंगे हमने, उनके साथ उनकी जांच करनी चाहिए। चल संपत्ति जैसे रोकड़ यानी कि कैश, बिल, स्टॉक, प्रतिभूति आदि का परीक्षण करने के लिए अंकेक्षक को बैलेंस शीट बनाने के दिन संस्था में उपस्थित होना आवश्यक है। यदि संपत्तियां जैसे स्थायी क्षय होने वाली अदृश्य कृत्रिम संपत्तियों का सत्यापन उनके सामान्य सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए सुविधानुसार करना चाहिए। जो हमारी वेस्टिंग एसेट्स है उनके रूल रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए उनका वेरिफिकेशन हमें करना चाहिए। सर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि अंकेक्षक संपत्ति के साथ साथ दायित्वों के लिए भी सत्यापन के बारे में बनता है कि हम एसेट्स की वेरिफिकेशन के साथ साथ लायबिलिटीज़ का भी वेरिफिकेशन करें। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स बताए हैं। स्थिति विवरण की तिथि पर दिखाए गए सभी दायित्वों की संस्था के हैं या नहीं है, इनकी जांच करनी चाहिए। जैसे एसेट्स की जांच करते हैं कि एसेट्स हमारी फर्म की है नहीं है, उसी प्रकार लायबिलिटीज़ की भी जांच करनी है कि जो लायबिलिटीज़ हमारी अभी ड्यू है क्या वो हमारी फर्म से रिलेटेड है या नहीं है, जिस डेट को दिखा रखे हैं।
इस जो भी हमारे पास लायबिलिटीज शो करा रखी है, क्या इसमें किसी प्रकार के उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस तो नहीं दिखा रखे, क्या अपनी पर्सनल लायबिलिटीज को तो नहीं दिखा रखा उसके अंदर, तो ये भी हमें सर चेक करना होगा। स्थिति विवरण में वर्णित दायित्व उस स्थिति पर वास्तव में दायित्व थे जिस पर स्थिति विवरण बनाया गया है, ये भी हमें देखना। समझ दायित्वों का सही मूल्यांकन और स्पष्ट उल्लेख किया गया नहीं किया गया है। सभी जो डाउटफुल लायबिलिटीज़ है वास्तविक दायित्व में तो सम्मिलित नहीं किया गया। कई बार होते हैं कि लायबिलिटीज में भी पेड और नॉट, ऐसा तो नहीं कि उनको कन्फर्म लायबिलिटीज आपने मान लिया हो। तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी होती हैं। तो एक केस बता रखा है, डिप्टी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस बनाम एस.एन. दास गुप्ता। ये विवाद क्या था कि आर्यन बैंक लिमिटेड के समापन पर यह पाया गया कि ऑडिटर ने कैश इन हैंड का सत्यापन नहीं किया। जो ऑडिटर है उसने कैश इन हैंड का वेरिफिकेशन नहीं किया, जिससे बैंक के प्रबंधकों द्वारा किए गए बड़े गबन का पता ना लग सका। जो बैंक के कर्मचारी थे उन्होंने बहुत बड़ा एक फ्रॉड किया हुआ था और कैश इन हैंड का वेरिफिकेशन ना करने के द्वारा उस फ्रॉड का पता नहीं लगा। तो ये मामला कोर्ट के अंदर गया। कोर्ट में जाने पर न्यायाधीश ने ये माना, जो जस्टिस है उसने ये माना कि ऑडिटर ने अपने काम में लापरवाही की है, तो उसे इसके लिए कंपनसेशन के लिए उत्तरदायित्व ठहराया गया कि अगर आप अपना काम ईमानदारी से करते तो ये जो फ्रॉड है ये हमें पता चल जाता। तो सर इस तरीके से कुछ हमारे आज के टॉपिक थे। कल हम पढ़ेंगे वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स। आज इसका एक इंट्रोडक्शन था कि ऑडिटर की ड्यूटीज़ क्या हैं और वेरिफिकेशंस क्या हैं, ठीक है। और आपको कमेंट में ये बताना है कि रूटीन चेकिंग के बारे में लिखना है और वाउचिंग क्या होती है, रूटीन चेकिंग एंड वाउचिंग, ठीक है। थैंक यू।